बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के दो मधुर स्वप्न देखा करता था। वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपए प्रति महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी छोड़ी, उल्टे वधु का बोझ और सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जवान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपए की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपए महीने से कम पर ना मिलता। काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद जेहन, कामचोर। अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वह नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजी ना लौंडा भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बीरू बाबू ही से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूं। प्रकाश ने असमंजस में पढ़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका, तो अभी ना करूं, यही सलाह है। जैसा आप उचित समझें। मैंने तो दोनों बातें कह दी। तो कर डालूं? मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए। मेरे रहते इसकी तो आप चिंता न करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हरज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेगी, ये समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूं? रोटी की खैर मनोन वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है।
प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वह चाहता तो 200-400 रुपए बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया हो। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उनका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहां रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाए। सच कहता हूं, बाज चीजों पर तो आंख नहीं ठहरती थी। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहां तो रोकर मरने के लिए पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश इन्हीं लोगों की मौज है। न कमाना न धमाना, बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते और चैन करते। इसी से कहता हूं, ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहां तो रोटियां चलना मुश्किल है। गहने कपड़े को कौन रोए? और न इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है। कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहां ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं, बीमार पड़ जाती तो जान बचती। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं? अब क्या इतना भी न कर सकूंगा? मुसीबत में ये दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो। ऐसी मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निभा होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है? तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी है जो गहने पहनकर
भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। यह न हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपने की क्या बात है। कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता न करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपने बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं। अगर 100-200 की कोई चीज दे देते तो वह निष्फल न जाती। मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीली आंखें, बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट ऊंची दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर आया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा कैसा चरका दिया, या कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं वह क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतेह है। किसी को मुझ पर संदेह ही न होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूंगा साहब नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर लूंगा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह न हो। फिर भी वह जीने में से फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी।